चलिए सबसे पहले आज हम देखते हैं कि वन वे का क्वेश्चन आता किस तरीके से और हमें करना क्या होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ एज एग्जांपल लिया है, बाद में हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द लाइव्स इन आवर्स ऑफ 4 बैचेज ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प के 4 सैंपल लिए गए हैं, पॉपुलेशन से कुछ वैल्यूज़ को लेकर ये सैंपल बनाए गए हैं। अगर हम टाइप 1 के बैच को देखें तो इसकी पॉपुलेशन कुछ रही होगी, मान लेते हैं कि 1000 की पॉपुलेशन थी। टाइप 2 के बैच को देखें तो इसकी 800 की, ऐसे ही हम कुछ सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन थी बल्ब्स की। तो इन बल्ब्स की टेस्टिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इसमें क्या टेस्टिंग की जाएगी देखते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एक इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा और इसमें बात की जा रही है सोर्स द लाइफ्स, यानी ये लैंप कितना चलते हैं इन आवर्स। तो ये जो हमें डेटा दिया हुआ है ये लाइट ऑफ बल्ब्स इन आवर्स दिया हुआ है। बैच 1 में जो पहला बल्ब था वो 1600 और जो दूसरा था वो 1610, इसी तरीके से सारा डेटा दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी डेटा हमने सैंपल के फॉर्म में लिया है इसको हम N1 मानेंगे, यानी कि ये हमारा पहले बैच का सैंपल साइज़ है। पॉपुलेशन कुछ भी रही होगी, पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, बस हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। दूसरे वाले बैच में हमने सैंपल लिया है N2 साइज़ का। अब N1 की वैल्यू हम पहले वाले में काउंट कर सकते हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी N1 की वैल्यू 7 है, N2 की वैल्यू 5 है और N3 की वैल्यू भी 7 है, सॉरी 8, और N4 की वैल्यू कितनी है 6। तो N1 N2 N3 N4 ये 4 बैचेस हैं जिनमें हमने अलग अलग साइज़ का सैंपल लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस की एनालिसिस हमें परफॉर्म करनी है ऑफ दिस डेटा, इस डेटा पर, एंड सो दैट अ सिग्निफिकेंस टेस्ट डज नॉट रिजेक्ट देयर होमोजेनिटी। यानी अगर हम ये टेस्ट करना चाहें कि इनके लाइव आवर को देखकर हम इनकी होमोजेनिटी को टेस्ट करना चाहें, अलग अलग सैंपल साइज़ के बल्ब अलग अलग घंटे जल रहे हैं और होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सैंपल्स का मीन कैलकुलेट करेंगे, μ1 μ2 μ3 μ4, और होमोजेनिटी चेक करने के लिए हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि ये चारों के चारों बराबर हैं, तभी तो ये सारे एक जैसे होंगे। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे। तो सभी को नल हाइपोथेसिस समझ में आई। अब कैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करेंगे ये हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी बाकी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी हम लोग एक एक स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा इनका पार्टीशन, तो आपने एक अजम्पशन पढ़ा था इफ़ेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर। तो अगर हम ये देखें कि इस पूरे डेटा का जो वेरिएशन है उसको एक नाम देंगे, हम क्या नाम देंगे, TSS, कहेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये शो करेगा कि इस पूरे डेटा का टोटल वेरिएशन कितना है। और हमने जो अजम्पशन पढ़ा था उसमें क्या था कि इफ़ेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर, यानी इस वेरिएशन पे जिस जिसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, एडिटिव इन नेचर होगा, यानी अगर हम उसे जोड़ते हैं तो हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर मिल पाएगा। तो जो सेकंड वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। यानी अगर हम ये देखें कि यहाँ पर वेरिएशन जो आ रहा है, टोटल वेरिएशन में जो वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह क्या है, तो वजह के लिए हमने एक सिंबल ले लिया T, इसको कह रहे हैं ट्रीटमेंट। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ बल्ब्स, क्योंकि 4 अलग अलग तरीके के बल्ब लिए गए, अलग अलग बैचेस के बल्ब लिए गए, इस वजह से वेरिएशन आ सकता है। कोई एक अच्छी क्वालिटी का है तो उसके जलने के घंटे ज़्यादा होंगे, कोई एक लो क्वालिटी का है तो वो उसके जलने के घंटे कम होंगे, तो वेरिएशन इस तरह से आना स्टार्ट होगा। तो जो एक मेन वजह हमने वेरिएशन की निकाली वो क्या निकाली, ट्रीटमेंट। और यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ बल्ब या बैचेज ऑफ बल्ब। और एक तरह का वेरिएशन रहेगा जो कि विदिन रहेगा, विदिन का मतलब ये सारे के सारे बल्ब एक ही टाइप के हैं, लेकिन क्या इनके सभी के घंटे जलने के सेम हैं, नहीं, यानी इनमें भी तो वेरिएशन है, तो हम इसको विदिन वेरिएशन कहते हैं। और विदिन वेरिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरर से। तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर और एरर के सम ऑफ स्क्वायर के सम के फॉर्म में, यानी हमने अलग अलग फैक्टर के सम ऑफ स्क्वायर को जोड़ा और हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर मिल गया। ये था हमारा एजम्पशन। क्या था एजम्पशन? इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर। तो आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को पार्टीशन करेंगे और वो अलग अलग सम ऑफ स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। तीसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हैं इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। आप सबको याद होगा मैंने आपको काई स्क्वायर, टी और एफ ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ हुआ था, और साथ ही साथ इन्हीं तीनों का यूज़ हमने किया था टेस्टिंग प्रोसीजर में। तो हम लोग एनोवा में जिस टेस्ट का यूज़ करेंगे उसका नाम है एफ। तो जब एफ टेस्ट आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं में से किसी से जुड़ी होगी। देखेंगे कैसे, हम लोग समझेंगे आगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेरियस सम ऑफ स्क्वायर्स। 3 है यहाँ पर वन वे में। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे बनता है, ताकि जब हम आगे पार्टीशन करवाएं और फार्मूला निकल कर आए तो आपको पहचानना होगा कि ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, चलिए जब हम बात कर रहे थे पहली क्लास में वेरिएंस की, तो वेरिएंस का हमने आपको फार्मूला लिखकर दिखाया था। क्या था फार्मूला? अगर हम सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं एक सिंपल से डेटा के लिए 1/n समेसन आई वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर होगा। तो अगर एक सिंपल डेटा के लिए, हम इस डेटा के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये अलग है आपका, ठीक है। एक y1 y2 yn टाइप की हमारे पास पॉपुलेशन थी और हमने इसका वेरिएंस लिख लिया। तो इसके वेरिएंस में हमने आपको बताया था कि अगर हम इस n से डिवाइड ना करें, केवल इतने हिस्से को देखें, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? सम ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर का सम है। याद आया सबको? पहली क्लास में हमने आपको ये बताया था सम ऑफ स्क्वायर। तो अब जब हम ये सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे टोटल डेटा पे, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और अगर यही सम ऑफ स्क्वायर हम विद इन क्लास कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हम इसको कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। यानी ये जो ट्रीटमेंट पहला था उसकी वजह से कितना सम ऑफ स्क्वायर आया, ये जो ट्रीटमेंट दूसरा था इसकी वजह से कितना सम ऑफ स्क्वायर आया। इसी तरीके से सबका कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, यानी अलग अलग ट्रीटमेंट की वजह से कितना वेरिएशन आया है। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं, फिर सम ऑफ स्क्वायर पे आते हैं। अगर हम यहाँ पर इस वाली क्लास का टोटल लिखना चाहें तो हम इसको T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर 2 है, इसी तरीके से ये हमारी ith क्लास और ये है kth क्लास। यानी हमने अपने डेटा में k टाइप के सैंपल ले रखे हैं। टोटल साइज़ की बात अगर हम करें तो इस वाले का साइज़ क्या है? n1, इस वाले का साइज़ है n2, इसका साइज़ है ni और इसका साइज़ है nk। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो पहले हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं, n1 प्लस n2 प्लस nk को। n1 प्लस n2 प्लस ni प्लस डॉट डॉट nk। हम इसे क्या लिख पाएंगे? कैपिटल N। या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 टू k स्मॉल ni इज इक्वल टू कैपिटल N। किसी को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पहली वाली क्लास के टोटल की। तो अगर हम T1 यानी इसका टोटल हम T1 मान लेते हैं तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम समेसन किस पे रन कराएंगे? J पर, क्योंकि I की वैल्यू 1 फिक्स है सब में। तो J की वैल्यू जाएगी 1 टू N1 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? Y1J। सिमिलरली हम T2 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर एक Ti लिख लेते हैं। Ti की वैल्यू क्या हो जाएगी? समेसन J गोइंग फ्रॉम 1 टू Ni Yij। तो सभी को टोटल का फार्मूला क्लियर हो गया।
अब अगर हम यहाँ से इसका मीन लिखना चाहें तो मीन के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, हम क्या करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस को उसके टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी मीन को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर वाई आई डॉट से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ni समेसन j गोइंग फ्रॉम 1 to ni y i j। तो ये आपको मीन की तरह दिखना चाहिए। अगर हम इस मीन को म्यू वाई मान लेते हैं, यानी इसके मीन को म्यू वन, इसके मीन को म्यू टू, जो कि हमें पॉपुलेशन में टेस्ट करना है, इसके मीन को म्यू वाई, इसके मीन को म्यू के, तो हम इनके भी फार्मूले को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ओवरऑल जो मीन होता है, जिसको हम केवल म्यू से डिनोट करते हैं, इसको भी हम इन सब का एवरेज लेकर लिख सकते हैं। तो कुछ फार्मूले जो आपको नोट्स में दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, और किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसे बताना है। सर यहाँ पे वाई आई बार होना चाहिए। हाँ, बार मैंने मिस कर दिया है, बार लगा देते हैं, क्योंकि जब भी मीन आएगा तो बार जरूर रहेगा उसके साथ। ये होगा वाई आई बार। डॉट लगाना है कि नहीं लगाना है ये आप डिपेंड करेगा आपके पेपर में कैसे सिंबल्स आए हैं। मैंने आपको दोनों बताए हैं, जैसे आएंगे आप उसके हिसाब से अपने आप को मूव करिएगा। और अच्छी बात ये है कि आपको थ्योरेटिकल पेपर देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव देना है, तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो आगे से हम ये डॉट वाले नोटेशन आपको करवाएंगे ही नहीं, जो नोट्स में है वही करवाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और ऑब्जेक्टिव की तैयारी के हिसाब से चलना है। बट ये कि पता होना चाहिए हमें, है ना, ठीक है। यस सर। तो अगर हम इनका मीन निकालते हैं, जैसे कि इसका हो गया y1 बार, इसका हो गया y2 बार, ये yi बार, और ये हो गया yk बार। अगर हम इनका मीन निकालेंगे तो हमारा ग्रैंड मीन y बार निकल कर आ जाएगा। तो y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to k और y i बार 1/k। ये y बार का एक फार्मूला बन सकता है। कैपिटल वाई बार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैपिटल वाई बार का हम एक फार्मूला और लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 1/n, और सबको जोड़ने के लिए हम दो समेसन यूज़ करेंगे, एक i के लिए और एक j के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे y i j। तो ये भी टोटल मीन का फार्मूला है। ज़्यादातर यूज़ हम इसी का करेंगे आगे चलकर, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले सम ऑफ स्क्वायर पे, जिसका नाम है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, हमको केवल डिवाइड नहीं करना है, बाकी पूरा फार्मूला हमें वेरिएंस का लिखना है। तो समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to k, समेसन j गोइंग फ्रॉम 1 to ni, इधर आएगा y i j माइनस y बार। कैपिटल y बार से चाहो तो रिप्रेजेंट कर लो या स्मॉल y बार से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। y बार स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो अगर डिवाइड कर देते हैं हम n से तो ये बन जाता वेरिएंस, और डिवाइड नहीं किया है तो ये है सम ऑफ स्क्वायर। और कौन सी वैल्यूज का सम ऑफ स्क्वायर है आपको समेसन से पता चलेगा, i पर भी समेसन है, j पर भी समेसन है, तो ये टोटल वैल्यूज का सम ऑफ स्क्वायर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब इसी टोटल सम ऑफ स्क्वायर को भी हम ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक एरर के फॉर्म में और एक ट्रीटमेंट के फॉर्म में। हम ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर को लिखने की अगर कोशिश करते हैं तो कैसे लिख पाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ith वाली क्लास उठा लेते हैं। तो ith वाली क्लास की जो जनरल वैल्यू है उसे हम डिनोट कर रहे हैं yij से, और इस yij के लिए अगर हम मीन वैल्यू की बात करें तो इसका मीन है yi बार, तो हम सब में से उसका मीन क्या करेंगे, घटाएंगे, और फिर हम इस वैल्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे j पर, समेसन j इक्वल टू 1 to ni। तो ये इस क्लास के लिए क्या बन जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। ये ith क्लास का है तो ith क्लास का ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल क्लासेस कितनी है, k। तो अगर हम इन सब को ऐड कर लेते हैं तो ये k क्लास का सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट बन जाएगा।
तो आगे चलकर हम उसका फार्मूला देखेंगे टोटल का कैसे आता है। अभी पार्टीशन करेंगे तब हम निकाल के दिखाएंगे कैसे फार्मूला आता है। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें सभी को क्लियर हो गई। चलिए, कल वाले प्रूफ में एक वैल्यू थी जो हमने कहा था आपको हम प्रूफ करवाएंगे, तो इसके पहले कि हम पार्टीशन करें हम पहले उस वैल्यू को प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कल हम लोगों ने एरर सम ऑफ स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया था, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को, ऐसी स्क्वायर जिसका हमने नाम दिया था आई की वैल्यू थी 1 to k, जे की वैल्यू थी 1 to ni, और इसको हम लोगों ने लिखा था वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई स्क्वायर। तो जब हम लोग अल्फा आई का एस्टीमेट या म्यू का एस्टीमेट निकाल रहे थे तो एक वैल्यू आई थी समेसन अल्फा आई एन आई की वैल्यू थी 1 to k और इसकी वैल्यू को 0 लिखा गया था। तो पहले इसका प्रूफ करेंगे कैसे इसकी वैल्यू 0 आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर जहाँ पर भी इसकी वैल्यू आई थी। आपको ये वैल्यू दिख रही होगी, मैंने कहा था कल इसका प्रूफ करवाएंगे। इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर आपको एक करेक्शन कर लेना है, समेसन अल्फा आई के साथ साथ एन आई भी होता है तब वैल्यू 0 होती है। तो ये करेक्शन सब लोग कर लेंगे, हमने इस फाइल में कर दिया है, तो आगे जब ये फाइल अपडेट होगी तो उसमें ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे 0 आ रही है हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू लिखी थी वो थी समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k, समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to ni एंड अल्फा आई। अब ये अल्फा आई जो है ये केवल आई पे है। अगर हम जे के समेसन को इस पर रन कराते हैं तो जे के लिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का समेसन करने पर वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एन आई से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई अल्फा आई। इस वाले में किसी को कोई कन्फ्यूजन? इसमें जे था नहीं, जे के लिए कांस्टेंट है और जे 1 to ni रन कर रहा है इसलिए ni से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अल्फा आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अल्फा आई की वैल्यू मॉडल में क्या थी, म्यू आई माइनस म्यू, अगर सभी को याद हो तो ये था इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। ith ट्रीटमेंट की वजह से जो इफेक्ट पड़ने वाला था ये उसकी वैल्यू थी म्यू आई माइनस म्यू। तो सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई म्यू आई माइनस म्यू पे जब समेसन रन कराएंगे तो म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है समेसन के बाहर आ जाएगी और यहाँ पर बच जाएगा आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन एन आई। अगर इस वाले को हम सॉल्व करें तो आप सभी लोग बताइए समेसन एन आई की वैल्यू क्या आएगी। आई गोइंग फ्रॉम 1 to k स्मॉल एन आई की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एन। अभी अभी हमने ऊपर लिखी है, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही कि नहीं हो रही, करते चले जाएंगे ना तो ऐसे फिर दिक्कत होगी जब तक आपको याद नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू कैपिटल एन हो गई। अब अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगी, एन आई और म्यू आई की वैल्यू को। सर म्यू भी तो रहेगा। हाँ, इसके साथ में म्यू भी रहेगा, एन म्यू कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम जनरल मीन का फार्मूला लिखते हैं तो जनरल मीन का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, अभी हमने ऊपर एक वैल्यू लिख के आपको दिखाई थी, ये वाला फार्मूला। इसमें देखिए क्या हो रहा है, क्लासेस है हमारे पास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ith क्लास और kth क्लास। अगर इसका मीन हम म्यू 1 मान लेते हैं, इसका मीन म्यू 2, इसका मीन म्यू आई और इसका मीन म्यू k, और साइज सबके आपको पता है n1 n2 ni और nk। तो जब हम n1 को म्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस क्लास का टोटल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ये सब लोग बताइए। जैसे हम म्यू 1 का फार्मूला लिखते हैं तो म्यू 1 का फार्मूला क्या होगा, 1/n1 समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n1 y i j। तो अगर n1 म्यू 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या देगा, इस क्लास का टोटल देगा, यानी समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n1 y i j। तो n1 म्यू 1 क्या है, पहली क्लास का टोटल है। तो अगर हम सारी क्लास का टोटल करना हो तो क्या करेंगे,
n1 म्यू1 प्लस n2 म्यू2 प्लस डॉट डॉट लास्ट वाली क्लास क्या होगी n के म्यू के। तो ये ग्रैंड टोटल नहीं आ गया एक तरह से, यानी Yes, अगर sir. हम समेसन ni म्यू आई करते हैं और i गोइंग फ्रॉम 1 to k, तो ये आ जाएगा g, और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। ग्रैंड टोटल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये म्यू क्या था, ओवरऑल मीन था। ओवरऑल मीन को अगर हम ओवरऑल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नहीं आ जाएगा। फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, 1/n समेसन i समेसन j वाई आई जे, और ये था म्यू। तो अगर हम n को म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया, ग्रैंड टोटल नहीं आ गया। तो n म्यू की वैल्यू भी तो ग्रैंड टोटल के बराबर ही है, और इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कल हमने जब इसको 0 किया था तब प्रूफ करके नहीं दिखाया था। अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बोल सकता है जल्दी। No, sir. सभी को क्लियर? चलिए, तो ये जंक्शन फुलफिल हो गया। समेसन अल्फा ई एन आई का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, और इसको हमने कल एस्टिमेशन प्रोसेस में यूज़ किया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पार्टीशन करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स का। तो कैसे पार्टीशन करेंगे ये देखते हैं। पार्टीशन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये तरीका है कि हम मॉडल में एस्टीमेट्स की वैल्यू पुट कर दें, तब भी हम पार्टीशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को लेकर चलें, वहाँ से भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो पहला तरीका देख लेते हैं, ये है हमारा मॉडल क्या था, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा ई प्लस ई आई जे, ये हमारा मॉडल था। और हमने कल एस्टीमेशन में म्यू कैप की वैल्यू को क्या निकाला था, जी बाई एन, जहाँ पर हम जी को लिख सकते हैं समेसन आई समेसन जे वाई आई जे। ये म्यू कैप का एस्टिमेशन आया था। और अगर आपको याद हो अल्फा ई कैप की वैल्यू क्या आई थी, तो अल्फा ई कैप की वैल्यू आई थी शायद वाई आई बार माइनस म्यू। वाई आई बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी आई अपॉन एन आई लिख सकते हैं, यानी कि टोटल अपॉन उसका साइज। और म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी बाई एन। तो ये थी अल्फा आई कैप की वैल्यू। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को सम ऑफ स्क्वायर में पुट कर दें और सॉल्व कर लें तो भी पार्टीशन हो जाएगा। तो ये तरीका आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये हम सीधे नोट से समझा देंगे। अभी जो हम पार्टीशन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to ni वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर। ये वाई बार पूरी पॉपुलेशन का मीन है, और ये वाई आई जे वैल्यू है डिनोट करने के लिए कि सिंगल वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, और आई और जे पे समेसन कहाँ से कहाँ तक जाने ये आप फिगर में दिख चुके हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें ith क्लास का जो मीन होता है उसे ऐड करेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम इसके होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो ith क्लास का मीन है वाई आई बार, इसको हमने घटाया और इसको जोड़ भी दिया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख लेते हैं। देखिए ये वाई आई जे पहला वाला टर्म, वाई बार लास्ट वाला टर्म, और ये इतना हमने अपनी तरफ से किया। बाकी समेसन रहेंगे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आई गोइंग फ्रॉम 1 to k, जे गोइंग फ्रॉम 1 to ni। आप लोगों को सैम्पलिंग के पेपर का कुछ याद आ रहा है, ऐसा करते थे हम लोग सम ऑफ स्क्वायर को देखने के लिए। चलिए अब पहले वाले पार्ट को हम मान लेंगे a, दूसरे वाले पार्ट को मान लेंगे b, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, और फार्मूले में जहाँ जैसी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी हम उसे पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला देखते हैं। यह आएगा वाई आई जे माइनस वाई आई बार स्क्वायर। दो समेसन इसके साथ रहेंगे, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to ni। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k समेसन जे इज इक्वल टू 1 to ni, और ये आएगा वाई आई बार माइनस वाई बार स्क्वायर। एक टर्म आएगा प्लस 2ab का, तो 2 टाइम्स ab के लिए हम समेसन भी लिख लेते हैं, एक रहेगा i पे और एक रहेगा j पे। चलिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई आई जे माइनस वाई आई बार, और j की वैल्यू क्या है, वाई आई बार माइनस वाई बार। इसको सॉल्व करने के लिए हम
तीसरे स्टेप को देखेंगे, पहले 2 स्टेप में चेंजेस अभी नहीं करेंगे। तीसरे स्टेप की वैल्यू को हम देखते हैं कि 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। चलिए तीसरे स्टेप को हम केवल सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों अभी एज इट इज चलेंगे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तो अगर आप तीसरे स्टेप को ध्यान से देखिए तो इस वाले टर्म में जे नहीं है। जिसमें जे नहीं होता है वो जे वाले समेसन के लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो जे का समेसन केवल किस पे रहेगा, जिसमें जे होगा वाई आई जे माइनस वाई आई बार, और ये जे के बाहर आ जाएगा वाई आई बार माइनस वाई बार। लेकिन इसमें आई है तो ये आई के समेसन के बाहर नहीं लिया जा सकता, तो इस पे आई लगा रहेगा, और बाहर क्या लगा हुआ था, 2 टाइम्स। चलिए इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले स्टेप को एज इट इज लिख लो, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k वाई आई बार माइनस वाई बार। जे वाले समेसन को अगर हम रन करा दें, जे इज इक्वल टू 1 to n आई वाई आई जे माइनस जे इज इक्वल टू 1 to n आई वाई आई बार। तो वाई आई बार आई पे है और समेसन जे पर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन आई वाई आई बार। कांस्टेंट टर्म को समेसन करेंगे तो इतनी ही बार आ जाएगा। दूसरे वाले की बात करें अगर हम, तो आपको याद होगा वाई आई बार का फार्मूला क्या था, वाई आई बार का फार्मूला 1/n i समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i वाई आई जे। यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, एन आई वाई आई बार, एन आई वाई आई बार। अब ये टर्म क्या हो गया, प्लस वाला ये जो पूरा टर्म था ये हो गया 0। तो अब हम फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इस तरफ हमारे पास है समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, तो वो 2 टर्म जो अभी तक हम नहीं लिख रहे थे उनको लिख लेते हैं। आई गोइंग फ्रॉम 1 to k जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i, और ये है वाई आई जे माइनस वाई आई बार स्क्वायर प्लस, इसकी बात अगर करते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k। आपको दिख रहा होगा इस वाले टर्म में जे नहीं है, तो जे नहीं है तो जे का समेसन क्या बन जाएगा, यहाँ पर एन आई बन जाएगा वाई आई बार माइनस वाई बार स्क्वायर। अब इन्हीं में से एक टर्म है हमारा ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर, और एक टर्म है हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इधर वाला तो सभी को क्लियर है, ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट का है और कौन सा एरर का है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी हम ट्रीटमेंट, पहला वाला एरर का है, हाँ पहला वाला एरर का, वेरी गुड। देखो पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। जब भी हम ट्रीटमेंट के इफेक्ट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के मीन से जनरल मीन को घटाते हैं और हम डेविएशन लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये वाला जो टर्म बनेगा वो बन जाएगा ट्रीटमेंट का स्क्वायर, यानी हम इसको लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। और ये वाला क्या बन गया, एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब ये एरर कैसे है, चलिए हम इसके लिए भी बात कर लेते हैं, एरर कैसे है ये। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं अगर हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बन जाएगा। तो हम अभी ही आपको इसको करके दिखा देते हैं कि ये एरर कैसे है, ठीक है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i, और यहाँ पर हमारे पास है वाई आई जे माइनस वाई आई बार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन वाई आई जे और वाई आई बार की वैल्यू को लेकर आएंगे। ये कहाँ से हमें मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी मॉडल से। कैसे मिलेंगी देखते हैं। हमारे पास वाई आई जे की वैल्यू है म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे। अगर हम इसको जे पर सम कर देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, ज़रा देखते हैं। तो समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i वाई आई जे, इसको जे पर सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन आई म्यू। इसको जे पर सम करेंगे तो ये भी मिल जाएगा एन आई और म्यू, और इसको जे पर सम करेंगे तो हमें मिलेगा समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n i ई आई जे। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एन आई से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लग गया 1/n i, यहाँ पर भी एन आई आ गया, यहाँ पर भी एन आई आ गया, और यहाँ पर भी। तो जो ये 2 टर्म हैं ये तो बचेंगे म्यू
प्लस मैंने एक अल्फा आई को म्यू लिख दिया, यहाँ पर अल्फा आई है, सॉरी, ठीक है। तो पहला टर्म म्यू हो गया, एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, दूसरा टर्म अल्फा आई हो गया। अब इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, वाई आई बार, क्लियर। और इस वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये भी तो एक तरह से मीन ही है, इसको हम लिखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ई आई बार। सोचो अगर ई आई जे की जगह पे वाई आई जे होता तो हम इसको वाई आई बार लिखते, तो अगर ई आई जे है तो हम इसको ई आई बार लिख लेंगे, क्लियर सभी को। तो हमको वाई आई जे की वैल्यू मिल गई और वाई आई बार की वैल्यू मिल गई। अब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ जैसे ही पुट करेंगे ये बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। देखिए कैसे बनता है, तो वाई आई जे की वैल्यू है म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे, और वाई आई बार की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा माइनस म्यू माइनस अल्फा आई माइनस ई आई बार। आपको दिख रहा होगा म्यू अल्फा आई से कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 टू एन आई ई आई जे माइनस ई आई बार स्क्वायर। तो जब हम एरर से एरर के मीन को घटाकर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक है। तो ये आपको दिख गया कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर को पार्टीशन किया जा सकता है ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर में और एरर के सम ऑफ स्क्वायर में। इसका मतलब ये है कि इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर, जो एजम्पशन हम लोगों ने लिया था वो बिल्कुल सही है। तो अभी स्टेप वाइज में हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, एक तो हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ स्क्वायर होता क्या है, दूसरा हमने उनका पार्टीशन किया। अब बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं काई स्क्वायर को। तो तुम लोगों को थर्ड ईयर में मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म वैसे तो आसान है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैट्रिक्स से रिलेट करता है, तो हम इसको आपको थर्ड ईयर के मल्टीवेरिएट के पेपर में पढ़ाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है, निकलता कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए आपको ये जान लेनी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर की बात करें तो हम इसको सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करके वैसे तो काई स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि इसमें मीन घटाया गया है, और सिग्मा स्क्वायर से अगर हम वाई आई जे का जो भी वेरिएंस हो अगर उससे डिवाइड कर दें तो सभी को याद होगा काई स्क्वायर बनता कैसे था। देखिए अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, तो इससे इसका मीन घटाते थे, सॉरी म्यू और सिग्मा स्क्वायर लिख लो यहाँ पर। अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो जब भी हम इससे इसका मीन घटाते थे और स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करते थे तो ये क्या बन जाता था, नॉर्मल 0 1। और जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर किया जाता था तो ये क्या फॉलो करता था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। जितने लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई हों वो लोग वेट करें, अभी जल्दी ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ की क्लास भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना ताकि जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला हिस्सा क्लियर ना हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि ये x अकेला नहीं है, कई सारे हैं, x1 x2 डॉट डॉट xn, और सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो इस केस में हम इसके आगे समेसन लगाएंगे, अब भी ये वही रहेगा x माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, बट हमने सभी को ऐड कर लिया, और ये फॉलो करता है काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी काई स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एस एन वी, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के स्क्वायर का सम फॉलो करता है काई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएंस से डिवाइड कर दें तो ये भी एक तरीके से काई स्क्वायर बन जाएगा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कितनी लिखेंगे, टोटल ये n वैल्यूज थी तो हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैपिटल n-1 लिखेंगे, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस रहती है जो कि म्यू को एस्टिमेट करती है, म्यू को एस्टिमेट करती है g/n से। इस वाले की अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं तो कितनी रहेगी, ये है एरर। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, आते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो तो टोटल कितने ट्रीटमेंट हम लोगों ने लिए थे अपने एजम्पशन में, पहला ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट, आईएथ ट्रीटमेंट डॉट डॉट केथ ट्रीटमेंट। मैं ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए लिख देता हूँ ताकि कोई भूले नहीं पुरानी चीज़ें। टोटल ट्रीटमेंट के थे, तो के ट्रीटमेंट में एक अल्फा आई को एस्टिमेट करने के लिए हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम करेंगे, तो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है k-1। अब एरर की कैसे निकलेंगी, तो हम इस ट्रीटमेंट को अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो टोटल से हमें घटाना पड़ता है, तो n-1 से हम अगर k-1 को लेस कर दें
तो निकल कर आएंगी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो बचेंगी वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। तो ये हो गई n माइनस के एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये था टोटल सम ऑफ स्क्वायर और उसका पार्टीशन और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आज की क्लास में आपने जितना सीखा ये वन वे का एक पार्ट है, और आगे चलकर जब हम कंपाइल करेंगे इन सारी चीज़ों को तो आपको इतना नहीं लिखना होगा। अभी क्या है, हम आपको एक एक स्टेप करके सारी चीज़ें समझा रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो पीडीएफ में जो नोट्स हैं उसमें बहुत ही कम मतलब शॉर्ट करके लिखा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं। अगर एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पेपर में सारी चीज़ें आपसे लिखवाई जाएँ तो एक यूनिट को करने में कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए इनको बहुत ही शॉर्ट टर्म फॉर्म में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में शायद इसको रखने का यही कारण है। आप सबको बता दूं मैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल जो आईएसएस वाला पेपर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का, इसके पेपर में जो चौथा पेपर होता है, इस चौथे पेपर के 7 पार्ट होते हैं। 7 पार्ट में कोई 2 पार्ट आपको चूज़ करने होते हैं। तो इसका एक पार्ट है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन थ्योरेटिकल होने के कारण कोई भी इसको चूज़ ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के प्रूफ हमेशा लंबे होते हैं और इनको करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो कोई भी इसे चूज़ नहीं करता है। तो हैं लेंदी तो हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मतलब है समझने से। और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करने वो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ये सारा बेस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। और जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद आएंगी। इफेक्ट्स आर एडिटिव नेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना, एनोवा टेबल का बनना। तो अब हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे वन वे को ख़त्म करने के लिए। आज थोड़ा सा हम पीडीएफ में देख लेते हैं और वन वे के स्टेप्स समझ लेते हैं कि हमको पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में करना क्या है आखिर। सर एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से बता दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा हम अनिकेत कल करेंगे फिर से, ठीक है? ओके सर। कॉकरन थ्योरम का एक्चुअल में यहाँ पर यूज हुआ है, तो अब हम कॉकरन थ्योरम आज समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कल हम आपको कॉकरन थ्योरम और क्वाड्रेटिक फॉर्म बताने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप जान गए थे क्या था, एग्जाम्पल आपने देख लिया था। इसके बाद वन वे क्लासिफिकेशन, मतलब जब एक सोर्स ऑफ वेरिएशन हो तो हम इसको वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया है। ये वन वे क्लासिफिकेशन का ग्राफ है कि कैसे हमको किस लेवल में कितने वैल्यूज़ लेनी है। तो पहले में हमने n1 लिए, दूसरे में n2 लिए हैं सिम्बोलिक फॉर्म में। बाकी n1 n2 की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जैसा कि उस क्वेश्चन में आज हमने आपको दिखाया। फिर अगले स्टेप में ये तो फार्मूले हैं, टी आई की वैल्यू, जी की वैल्यू, ग्रैंड टोटल क्या है, टी आई मतलब ith वाली क्लास का टोटल क्या है। मॉडल आपने देख लिया, मॉडल कैसे लिया था हम लोगों ने वन वे क्लासिफिकेशन का, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे। मॉडल के बाद का स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी हम लोगों ने कल देखी थी H0 में, कि हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मीन चेक करना, यानी सभी ट्रीटमेंट का जो मीन है वो क्या इक्वल है, यानी सबका इफेक्ट एक जैसा है, ये हम टेस्ट करते हैं। अब आगे की कहानी हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। एस्टिमेशन भी कर चुके हैं, सॉरी ये भी हम बता देते हैं। तो ये जो मॉडल हमने बनाया था वहाँ से सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। सम ऑफ स्क्वायर को म्यू और अल्फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू की वैल्यू आ गई थी जी बाई एन, और अल्फाई कैप की वैल्यू आ गई थी वाई आई बार माइनस जी बाई एन, या फिर वाई आई बार को हम टी आई अपॉन एन आई भी लिख सकते हैं, यानी टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अल्फाई कैप की वैल्यू तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे का हिस्सा हम कल करके दिखाएंगे। जैसे कि आज हमने पार्टीशन किया टोटल सम ऑफ स्क्वायर को लेकर, वैसे ही कल हम इस सम ऑफ स्क्वायर में इन एस्टीमेट्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी म्यू की और अल्फा आई की। जब इनकी वैल्यूज पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें वही पार्टीशन मिल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर ए। इसको ए कहो या ट्रीटमेंट कहो, एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से नोटेशंस होते हैं। फिर आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।